हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका माया की आरएएस अकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बढ़िया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, वर्तमान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। तो प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में पूछें तो वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। ये देखिए, प्रारंभ में 25 जिले 5 संभाग, वर्तमान में 41 जिले 7 संभाग। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय, जब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, तो अजमेर 26वां जिला बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के समय अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। 27वां जिला हम देखते हैं तो धौलपुर को बनाया गया है। कब? 15 अप्रैल 1982 को। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। 28वां जिला देखें हम 10 अप्रैल 1991 को। वैसे 1991 को 3 जिले बनाए गए थे, 28, 29 और 30। कब? 1991 में। 28वां जिला बना 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बना दौसा 10 अप्रैल 1991 को। और 30वां जिला बना राजसमंद। ये भी कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। तो ये तीनों जिले एक ही दिन बनाए गए थे। कब? कौन कौन से? 12, दौसा, राजसमंद। कब? 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला कौन सा बना था? हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। तो हनुमानगढ़ का गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 1994 को। हनुमानगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया था? गंगानगर से। ठीक है। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था। कब? 32वां जिला कौन सा है? करौली। 10 अप्रैल 1991 को कौन कौन से जिले बने थे, बताइए एक बार। तो 10 अप्रैल 1991 को 12, दौसा और राजसमंद। 12 28वां, दौसा 29वां और राजसमंद 30वां। 31वां जिला हनुमानगढ़ है। 12 जुलाई 1994 को बना था, गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। 32वां जिला पूछे तो करौली है। 32वां जिला कौन सा है? करौली। 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था। कब? 19 जुलाई 1997 को। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है 33वां जिला। 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को कौन सा जिला बनाया गया? प्रतापगढ़। 19 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बनाया गया? करौली, 32 नंबर जिला है। हनुमानगढ़ का गठन कब किया गया? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है। 12 जिले का गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1991 को। चलिए बताइए, 10 अप्रैल 1991 को कितने जिलों का गठन किया गया? 3 जिलों का। कौन कौन से थे? 12, दौसा, राजसमंद। ठीक है। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनाया गया था? धौलपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी गई। देखिए, सोचा न समझा, कर दिया काम। रामलुभाया कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 जिले
वह 3 नए संभाग बना दिए गए, जो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 50। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। मुख्यमंत्री किसने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नवगठित जो 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनकी समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इसके बाद संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। जो संयोजन कैबिनेट मंत्री हैं, वो मदन दिलावर को बनाया गया। इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत व कन्हैयालाल चौधरी सदस्य थे। जो प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, इसमें सदस्य कौन कौन से थे? मदनलाल दिलावर संयोजक कैबिनेट मंत्री थे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत व कन्हैयालाल चौधरी है वो इसके सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले, कौन कौन से? अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा वह 3 संभाग जो बांसवाड़ा, पाली और सीकर को बनाया गया था, निरस्त कर दिए। जो कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी, उस समिति ने क्या किया? 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले व 3 संभाग को निरस्त किया। वो कौन कौन से थे? अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा। वह संभाग कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनको निरस्त कर दिया। जिससे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग हैं। वर्तमान में अगर हम पूछें तो राजस्थान के अंदर 41 जिले व 7 संभाग हैं। इससे पहले 31 जिले व 7 संभाग थे। अगर हम प्राचीन राजस्थान की बात करें, जब राजस्थान का गठन किया गया था, तो उस समय राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, प्रशासनिक मंडल। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 24 अप्रैल 1962 को क्या हुआ? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई और उन्होंने जो है वो संभाग बनाने की जो व्यवस्था है उसको ही बंद कर दिया। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी गई और 1987 के अंदर क्या किया गया? जयपुर से अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। कि 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की सरकार आती है और वह जो संभागीय व्यवस्था है उसे पुनः प्रारंभ करती है और एक नए संभाग का गठन करती है 1987 में, जयपुर से अजमेर को अलग करके। तो छठा संभाग कौन सा बनाया गया था? अजमेर को। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। कब? 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर संभाग का गठन किया।
जो कि 7वां संभाग था। वर्तमान में संभाग व जिले कि कौन कौन से जिले कौन से संभाग के अंडर आते हैं। तो बीकानेर संभाग में वर्तमान में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों वाला जिला है, बीकानेर में सबसे कम नदियां हैं। तो बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं? एक खुद बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उसके बाद में आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, कोटा में बहुत ज़्यादा नदियां हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में आता है उदयपुर संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। उदयपुर में उसके बाद में आता है उदयपुर जिले में 7 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सलूंबर है वो न्यू जिला है, सलूंबर है ये न्यू जिला ऐड किया गया है। पहले इसमें 6 जिले थे, कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लेकिन सलूंबर जिला है वो बाद में ऐड किया गया है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है उदयपुर है वो सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला स्थान है, क्योंकि सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो उदयपुर संभाग से होता है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, जोधपुर है वो। इसमें जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर आते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, फलोदी, बालोतरा। फलोदी और बालोतरा न्यू जिले हैं, जोधपुर में ऐड किए गए हैं। पहले इसमें 6 जिले थे, तो जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाला संभाग है ये भरतपुर में 5 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग। डींग न्यू जिला है। जोधपुर में फलोदी और बालोतरा न्यू थे, भरतपुर में डींग न्यू है। उसके बाद में आता है जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेरतल, तिंजारा, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिंजारा न्यू जिले हैं जो जयपुर संभाग के अंडर आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है जयपुर, जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है राजस्थान की। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, कौन से संभाग में पाया जाता है? वो भी जयपुर है। उसके बाद में आता है अजमेर, जो सबसे लास्ट में बनाया गया था। इसमें 6 जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना, कुचामन। कौन कौन से हैं? अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। अजमेर में कितने जिले हैं? 6 जिले, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल किसे बोला जाता है पता है? घोड़े का पैर होता है, उसका जो खुर होता है नाखून की तरफ, उसे बोला जाता है घोड़े की नाल। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है?
घोड़े की नाल के समान है। 2 स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। 2 स्थानों पर खंडित जिला। एक पार्ट जिससे ये जो राजस्थान है ना, ऐसे 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 है ना, यहाँ पे है एक पार्ट, ऐसे यहाँ पे है और एक पार्ट इधर की साइड में ऐसे है। तो 2 स्थानों में खंडित है ये, ठीक है। 2 स्थानों पे खंडित जिला चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान। जो हम माथे में तिलक करते हैं ना, उसके समान है राजसमंद की आकृति। जैसलमेर की आकृति सप्त बहुभुजाकार, अनियमित बहुभुज। जरूरी नहीं है सप्त बहुभुजाकार, हाँ कई बार हो जाता है सप्त भुजाकार, लेकिन अनियमित बहुभुजाकार इसकी आकृति है। जैसलमेर की करौली की आकृति कैसी है? पतंगाकार। करौली की आकृति कैसी है? पतंग के आकार का है करौली। इसके बाद में हम देखते हैं राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है, क्या बोल रहा है कि राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर पड़ा। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? झील के नाम पर, जिसका जिला मुख्यालय राजनगर के नाम राजसमंद रखा गया है। एक बार दोबारा से देखिए, राजसमंद जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर, जिला मुख्यालय राजनगर के नाम पर राजसमंद पड़ा है। ये रही राजसमंद की आकृति, ऐसे तिलक के समान। ये देखिए, ऐसे तो निकालते हैं माथे में तिलक। और ये है चित्तौड़गढ़, एक साइड ये आ गया, एक साइड ये आ गया, है ना, 2 टुकड़ों में विभाजित। यही होता है। आगे हम देखते हैं जिलों के उपनाम, कि जिलों के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम आता है गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करने के कारण धान का कटोरा बोलते हैं। सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होता है गंगानगर में, इसलिए। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर। बीकानेर को ऊन का घर और राती घाटी बोलते हैं। बीकानेर को ऊन का घर, राती घाटी बोलते हैं। उसके बाद में देखिए जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, सुनहरा शहर, क्योंकि यहाँ पे पीले पत्थर बहुत ज्यादा, इसलिए स्वर्ण नगरी। दूर से देखने पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है सोना चमक रहा है। तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुनहरा शहर, हवेलियों का शहर जैसलमेर, सबसे ज्यादा हवेलियां हैं जैसलमेर में। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, झरोकों की नगरी जैसलमेर, पंखों की नगरी जैसलमेर, गलियों का शहर जैसलमेर, म्यूजियम सिटी जैसलमेर। ये लो भाई, कितने सारे नाम दे दिए। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब तक बना दिया इसका, झरोकों की नगरी, पंखों की नगरी, हवा लेते जाओ, गलियों का शहर, सबसे ज्यादा गलियां हैं, जाओ भटक लो। म्यूजियम सिटी किसे बोला जाता है? जैसलमेर को। उसके बाद में आता है जोधपुर। क्या आता है? जोधपुर।
मरुस्थल का प्रवेश द्वार सिंह द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को। या सिंह द्वार सूर्य नगरी। नीली नगरी किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी। देख लो यार, सब ना आए नाम दे के चले गए, आए नाम दे के चले। उन्होंने ये नहीं सोचा ना कि जो स्टूडेंट आगे तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उन्हें कितना मुश्किल होगा ये सब याद करने में। कोई किसी के लिए नहीं सोचता, इसीलिए चुपचाप करके याद कर लो। करना तो पड़ेगा। जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। सूर्य नगरी। नीली नगरी सर्वाधिक, नीली नगरी किलों का शहर, सर्वाधिक किले हैं जोधपुर के अंदर। राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी। नोट देखिए आगे, सब देखते जाइए क्या क्या होता है भैया। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो ओसिया को कहा जाता है, और ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेशपट्टन। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेशपट्टन। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को। सिंह द्वार या सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। नीली नगरी जोधपुर को। किलों का शहर जोधपुर। राजस्थान की विधि नगरी जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर। गलियों का शहर जैसलमेर। म्यूजियम सिटी जैसलमेर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन। बिल्कुल सही। तो हम आगे चलते हैं। आगे है उदयपुर, झीलों की नगरी, लेक सिटी। उदयपुर को बोलते हैं। राजस्थान की अगर सर्वाधिक झील देखें ना, लेक सिटी उदयपुर में है। राजस्थान की बहुत ज्यादा झीलें। ठीक है, झील ही झील, झील ही झील, यही झील वही झील, देखो वही झील ही झील। कहाँ पे? उदयपुर में। इसलिए इसको लेक, झील को इंग्लिश में लेक बोलते हैं, नगरी को सिटी, तो लेक सिटी। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, फाउंटेन या फवारा, माउंटेन का शहर। फाउंटेन या माउंटेन का शहर, तो फाउंटेन मतलब फवारा। वाइट सिटी सफेद शहर उदयपुर। तो झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है। पूर्व का वेनिस उदयपुर है। जिंक नगरी उदयपुर है। फाउंटेन या फवारा या माउंटेन का शहर उदयपुर है। वाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक पहाड़ है। चढ़ते जाओ, इधर पहाड़ उधर पहाड़, आगे पीछे सब जगह पहाड़ ही पहाड़, इसलिए डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी बोलते हैं। सिरोही जिला, राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? सिरोही का। राजस्थान का बरखोयास्क, ठंडा स्थान। राजस्थान का बरखोयास्क ठंडा शहर या ठंडा स्थान किसे बोलते हैं? तो माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला, सिरोही। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू है, बरखोयास्क। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव,
क्या है? राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़। भक्ति व शक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान भक्ति व शक्ति की नगरी किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान की मानसून का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? बांसवाड़ा को। तो आदिवासियों का जो शहर है ना राजस्थान में, वो बांसवाड़ा है। 100 द्वीपों का शहर पूछे, वो भी बांसवाड़ा है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार पूछे कि राजस्थान में मानसून किस साइड से प्रवेश होता है, कौन से जिले से प्रवेश होता है, तो वो भी बांसवाड़ा ही है भाई। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी, चेरापूंजी वर्तमान नाम सोहरा, चेरापूंजी का वर्तमान में नाम है सोहरा, वर्तमान नाम बदल दिया गया है। तो झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी, चेरापूंजी वर्तमान नाम पूछे तो सोहरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोटा राजस्थान का कानपुर, उद्योगों के कारण। राजस्थान का कानपुर उद्योगों के कारण। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी, क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है यहाँ पे सच में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। खदानों यानी बगीचों का शहर, खदानों यानी बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कोटा को। तो राजस्थान का कानपुर उद्योगों के कारण, राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी के कारण, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, खदानों बगीचों का शहर कोटा को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है बारा। क्या आता है? बारा वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, अधिक वन व नदी घाटियों के कारण। क्या है? बारा को क्या बोला जाता है? वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, अधिक वन व नदी घाटियों के कारण। यहाँ पे अधिक वन, बहुत ज्यादा वन है, नदी घाटियां बहुत ज्यादा होने के कारण इसको बोला जाता है कि लकड़ी की पहाड़ियां। अधिक वन है तो पहाड़ियों पे तो ऐसा ही लगेगा सब जगह लकड़ी लकड़ी हो रखी है। नदी घाटियां इसीलिए बोला जाता कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि बारा को बोला जाता है, क्योंकि हर पहाड़ी पे इतने दरख्त है, इतने पेड़ है, इतने वन है कि क्या बताएं आपको, जाके देखेंगे एक बार। तो अधिक वन व नदी घाटियां होने के कारण घाटियों की भूमि व लकड़ी की पहाड़ी बारा को बोला जाता है। बूंदी बावड़ियों का शहर, छोटी काशी। बूंदी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर व छोटी काशी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं, बहुत ही ज्यादा बावड़ियां हैं। पैर रखो वहां पे बावड़ी 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 बावड़ी, कहाँ पे है? बूंदी में है। छोटी काशी भी बोलते हैं इसको भाई, छोटी सी काशी। किसे? बूंदी को। ध्यान दे लो पढ़ाई में, इधर उधर की बातें कितनी करवा लो इनसे, पढ़ाई का नाम ना लो, बस पढ़ लो। आगे देखते हैं भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी, तालाबों का शहर। देख लो कि टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, तालाबों का शहर वो भी भीलवाड़ा। हर जगह तालाब 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 दिखेंगे आपको, बड़े बड़े, जहाँ तक निगाह घुमाओ जाके देखना एक बार। ठीक है, तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को बनाया गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर पुराना पूछे तो भीलवाड़ा, लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी। उसके बाद में आता है अजमेर, राजस्थान का हृदय, हार्ट। अजमेर को बोल रहे हैं कि राजस्थान का हार्ट है, हृदय।
राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी चाबी है भाई। अजमेर शहर तो राजपुताने की। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका। तकड़े तकड़े नाम दिए हैं। अजमेर शहर को राजस्थान का हृदय बता दिया, राजपुताने की कुंजी बता दिया, पूरे भारत का मक्का बता दिया और राजस्थान का नाका भी बता दिया। बस यही बाकी था, वो भी बता के चले गए। किसको? अजमेर को। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार बोला जाता है कि अगर हमें राजस्थान में प्रवेश करना है ना तो भरतपुर से ही होके करना पड़ेगा। इधर उधर मत चले जाना आप। अगर आप राजस्थान से बाहर जाओ ना, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, सीधा ढूंढना भरतपुर। भरतपुर से ही प्रवेश कर सकते हो आप। यही तो बोल रहा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भाई, सिंह द्वार देखो, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को बताया गया है। क्या बात है भाई, जलवे हैं मतलब राजस्थान के। भरतपुर में अगर राजस्थान में अगर प्रवेश करना है तो भरतपुर में जाइए। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार पूछे तो भरतपुर। ठीक है, बढ़िया है। आगे देखो, धौलपुर रेड डायमंड, लाल हीरा। देख लो, धौलपुर को रेड डायमंड। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है, मतलब एक और जिला मिल गया जहाँ से हम राजस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पहला क्या बोला कि राजस्थान में हम कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, ये देखिए भरतपुर से। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार बोल रहे हैं। दूसरे में क्या है? धौलपुर रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर। दोनों पास पास में है ना भाई, है इसलिए कोई बात नहीं, भाइयों भाइयों में चलता है। एक प्रवेश द्वार बन गया, एक सिंह द्वार बन गया। डांग का राजा धौलपुर, डांग का राजा देख लीजिए। कोठी प्राचीन नाम, धौलपुर का प्राचीन नाम है कोठी। ठीक है। डांग की रानी, डांग का राजा कौन है? धौलपुर। डांग की रानी करौली। ठीक है, बढ़िया है, मतलब राजा होगा वहां पे रानी। रानी तो उस घर में नहीं हो सकती ना, अलग घर में होगी तभी तो आएगी राजा के पास। एक घर में होंगे तो भाई बहन हो जाएंगे। तो धौलपुर की क्या है? डांग का राजा है। करौली क्या है? डांग की रानी है, तभी तो दोनों की शादी होगी। गोपाल पाल प्राचीन नाम, करौली का प्राचीन नाम है गोपाल पाल। क्या है? करौली का प्राचीन नाम क्या है? गोपाल पाल। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन था? धौलपुर था, नहीं भरतपुर था। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन था? भरतपुर। फिर उसका भाई धौलपुर क्या था? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार था वो। जो धौलपुर था वो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार था। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार तो भरतपुर ही था। डांग का राजा कौन था? भरतपुर। डांग की रानी करौली। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जयपुर, पूर्व का पेरिस। जयपुर क्या है? जयपुर है पूर्व का पेरिस। ठीक है। पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब के अंदर, ये सब कुछ क्या है? जयपुर क्या है?
पुरू का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब। ये सब कुछ क्या है? ये किसके नाम है? जयपुर के नाम है। चाकसू जयपुर का प्राचीन नाम है चंपावती। चाकसू क्या कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। प्राचीन नाम क्या है? क्या बुलाते हैं? ए चंपावती। चाकसू को क्या बुलाते हैं? ए चंपावती। जयपुर में है। नागौर को औजारों की नगरी। सर्वाधिक अगर आपको औजार चाहिए ना, नागौर में जाना। धातु नगरी, अगर धातु चाहिए ना कुछ बनाने के लिए, तब भी नागौर जाना। फटाक से खरीदना और वापिस आ जाना, बस बात खत्म। तो नागौर को क्या बोलते हैं? औजारों की नगरी, धातु नगरी, नागौर। झुंझुनू तांबा किला। झुंझुनू को क्या बोलते हैं? तांबा किला। टोंक नवाबों की नगरी। सर्वाधिक नवाब टोंक में भाई, हर घर में नवाब ही नवाब है, जाके देखना कभी। सांचौर राजस्थान का पंजाब। पंजाब जैसे भारत में है, लेकिन अगर राजस्थान में पंजाब, जो भारत में पंजाब है उसके जैसा राजस्थान में पूछे ना कि पंजाब कहाँ पे है, सांचौर को बोलते हैं। कि हूबहू पंजाब के जैसा लगता है सांचौर तो हमें। सत्यपुर, बिल्कुल सत्य बोलता था सांचौर था, पहले बिल्कुल सत्य बोलता था, इसीलिए इसका नाम सत्यपुर पड़ गया बेचारे का। सांचौर ने इतना अधिक सच बोला, इतना अधिक सच बोला कि इसका नाम ही सत्यपुर कर दिया गया। पहले, बाद में तो सांचौर था, पहले बोलता था सत्य, इसका नाम सत्यपुर रख दिया गया था। वर्तमान में क्या बोलते हैं? सांचौर। सांचौर है भैया। तो पहले क्या बोलते थे? सत्यपुर। चोरी चकारी की होगी बेचारे ने, तो सांचौर बोलने लग गए। पहले बहुत अधिक सत्य बोलता था, इसलिए सत्यपुर कर दिया, वर्तमान में सांचौर कर दिया। राजस्थान में पंजाब के जैसा लगता है सांचौर तो हमें, तो राजस्थान का पंजाब बोलने लगे सांचौर को। उसके बाद आता है बालोतरा, पोपली नगरी। ठीक है, बालोतरा पोपली नगरी। डीडवाना शेखावाटी का सिंह द्वार। डीडवाना को बोलते हैं शेखावाटी का सिंह द्वार। वादियाँ तकड़ी तकड़ी दे रखी हैं जिलों को। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन। कि राजस्थान का विभाजन कितने चरणों में किया गया? लेट्स क्रेक आरएस। प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते थे। क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पहले पाषाण काल के समय संपूर्ण विश्व, जो ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहा जाता था, अभी भी कहते हैं। इसके चारों ओर सागर पैंथालासा सागर था। ये एक पेंजिया टाइप में था और इसके चारों ओर पानी पानी, जहां तक नजर दौड़ाओ पानी पानी, उसे सागर बोला जाता है। ठीक है, सागर का नाम रख दिया पैंथालासा सागर। पेंजिया दो भागों में बने। पेंजिया के जो है वो दो भाग बन गए, बाद में टूट गया पेंजिया। तो एक अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग उत्तर की तरफ चला गया पृथ्वी में, दूसरा गोंडवाना लैंड जो दक्षिण की तरफ। जब बीच में टूटे, तो जब कोई चीज को हम खींचते हैं दोनों कोर से, तो बीच में से टूटती है तो दोनों साइडों में बल लगता है, तो बीच में से वो दूर होती है।
तो एक भाग ऊपर की तरफ चला गया, एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया। इससे ये बोल है, एक तरफ इधर से खींच रहे हैं, एक तरफ इधर से खींच रहे हैं, ये बीच में से टूटेगा। टूटेगा तो क्या होगा, इससे ये दूर दूर जाएंगे। एक उत्तर की तरफ चला जाएगा, एक दक्षिण की तरफ चला जाएगा। ये उत्तर की तरफ आ गया, ये दक्षिण की तरफ आ गया। उत्तर वाले को बोला गया अंगारा लैंड, इस पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड, उत्तरी भाग। और जो दक्षिण की तरफ गया उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है। और जो ये बीच में बना, यहाँ पे ये बना टेथिस सागर, इसके मध्य में जो यहाँ पे बना टेथिस सागर। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अलग हुए, एक भाग उत्तर की तरफ चला गया, एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया, और बीच में जो पानी आया उस पानी यानी उस समुद्र को बोला गया टेथिस सागर। ठीक है। तो राजस्थान में जो अवशेष पाए जाते हैं वो गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में जो अवशेष पाए जाते हैं वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वी.सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान 7 भागों में बांटा। राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में बांट दिया भाई। किसने? वी.सी. मिश्रा ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के तो 7 भाग हैं। कौन कौन से बताए भाग उन्होंने? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश जहाँ पे उनको नहरें दिखी नहरी प्रदेश बोल दिया, जहाँ पे उनको जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा शुष्क दिखी पश्चिमी शुष्क प्रदेश बोल दिया, जहाँ पे उनको लगा थोड़ा बहुत तो पानी है, यहाँ पे पानी की मात्रा है, उसको अर्ध शुष्क प्रदेश बोल दिया। जहाँ पे नहरें दिखी नहरी प्रदेश बोल दिया, जहाँ पे अरावली दिखी अरावली प्रदेश बोल दिया, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश बोल दिया, जहाँ पे कृषि ऐसा लगा कि यहाँ पे तो कृषि हो सकती है, वहाँ पे उनको पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश बोल दिया, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश बोल दिया, चंबल का बीहड़ जहाँ पे उनको दिखाई दिया उसे चंबल बीहड़ प्रदेश बोल दिया। ऐसे करके उन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। ये लोग पढ़ लो, 7 भाग। किसने किया ये सब? वी.सी. मिश्रा ने। किसमें किया भाई? राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी थी उसमें किया। तो राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा? वी.सी. मिश्रा ने। किसमें बांटा? अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। कितने भागों में बांटा भाई? 7 भागों में बांट दिया। भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा भाग अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा भाग नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा जो दक्षिण पूर्व की तरफ दिखाई दिया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, उसके बाद में चंबल बीहड़ दिखाई दिया उसे चंबल बीहड़ प्रदेश, सातवां। ये लो, स्टूडेंट को बोले अब पढ़ लो, मैंने तो कर दी। उसके बाद में क्या हुआ? हरिमोहन सक्सेना ने बोला रुको, ये तुमने सही नहीं किया, मैं करता हूँ सही। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी राजस्थान का भूगोल, वो बोले ये पुस्तक मैं सही करता हूँ, रुको 1 मिनट। हरिदेव सक्सेना ने अपनी पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने क्या किया? 4 प्रदेशों में बांट दिया। ये तो 4 में ही बंट रही है, 7 भागों में किसने बांटा था फिर? वी.सी. मिश्रा ने। 4 भागों में। इनको देखे ये भाई साहब भी आ लिए, रुको मैं भी डिवाइड करूंगा, तुम अकेले थोड़ी हो। 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। इन्होंने कौन कौन से भाग 4 भाग बनाए? इन्होंने 4 प्रदेश बनाए,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पे इनको मरुस्थल दिखाई दिया, उन्होंने बोला अरे यहाँ पे तो मरुस्थल है, ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उन्होंने नजर दौड़ाई, इनको अरावली दिखाई दी, ये बोले ये तो अरावली प्रदेश। फिर इन्होंने देखा, इनको पूर्व की तरफ मैदान दिखाई दिया, इन्होंने बोला ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। फिर इन्होंने दक्षिण की तरफ देखा, दक्षिण पूर्व की तरफ देखा, वहां पे उनको पठार ही पठार दिखे। इन्होंने बोला ये तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। कितने भागों में बांटा? 4 में। जहां मरुस्थल दिखाई दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहां अरावली दिखाई दी अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये लो पढ़ लो। ये बोले मैंने सही वर्गीकरण किया। वीसी मिश्रा बोले हैं मैंने 7 भागों में बांटा है, मैंने सही किया। लेकिन जिन्होंने भी किया, स्टूडेंट को तो दोनों का पढ़ना पड़ेगा ना बेचारों को। ये देखिए यहाँ पे इनको मरुस्थल दिखा राजस्थान में, ये देखिए बोले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बीच में अरावली पर्वतमाला जा रही थी, टकरा गए, बोले ये इतना ऊंचा, ये तो अरावली है, तो बोले अरावली प्रदेश। फिर थोड़ा आगे गए, देखा यहाँ पे तो मैदान है, यहाँ पे तो ना अरावली है ना मरुस्थल है ना पठार है, ये तो मैदान है, खाली पड़ा है। इन्होंने बोला पूर्व की तरफ था तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। थोड़ा आगे चले दक्षिण पूर्व की तरफ, देखा पठार ही पठार है, तो बोले यहाँ पे तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये तो मैं तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आ गया। इससे उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखते हैं बनने का समय, युग, क्षेत्रफल, जनसंख्या, कि जो वो मरुस्थलीय प्रदेश बना वो कब बना, और जो अरावली प्रदेश बना वो कब बना, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में वो भाई साहब पहुंचे वो कब पहुंचे, और दक्षिण पूर्वी प्रदेश में पहुंचे तब कब पहुंचे। बनने का समय देख रहे हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश है वो चौथा प्राचीन था, मतलब सबसे पहले क्या बना, फिर अरावली, कि सबसे पहले अरावली बना था, सबसे प्राचीन है इसलिए। दूसरी बार कौन बना? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो पठार हैं वो बने दूसरी बार। फिर तीसरी बार मैदान बना, मैदान बन गया तीसरी बार में। तो दूसरा प्राचीन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा प्राचीन पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा प्राचीन मरुस्थलीय प्रदेश है। ये बोले सबसे लास्ट में आया है मरुस्थलीय प्रदेश। तो युग कौन से हैं फिर? तो मरुस्थलीय प्रदेश है वो चौथा प्राचीन है, लेकिन प्लीस्टोसीन उत्तर का है। ये प्लीस्टोसीन उत्तर के टाइम में बना था मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन काल का है। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लीस्टोसीन प्रारंभिक, जब प्रारंभ हुआ था ना प्लीस्टोसीन काल का, तब बना था पूर्वी मैदानी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा प्राचीन है, और क्रिटेशियस काल का है। वैसे मरुस्थलीय प्रदेश है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है भाई, उस रेत में। देख लो, क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। उस गर्मी में जहाँ पे लाइट इतनी कम रहती है, वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है और खुश है वहाँ पे। देखो राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल पे फैला है जो मरुस्थलीय प्रदेश है, और वहाँ पे 40% जनसंख्या है ना वो निवास करती है राजस्थान की। अरावली प्रदेश में
अरावली है वो 9% भाग पे फैली है और 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली में। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना वो 23% भाग पे निवास करता है और 39% जनसंख्या फैली है वहाँ पे। 39% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वहाँ पे कितनी जनसंख्या रहती है? 6.89% क्षेत्रफल पे फैला है। जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो 6.89। 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11%। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मरुस्थलीय प्रदेश में 40% है। देख लो आप, 61.11% भाग पे क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा। तो भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान। मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, विशाल है, उसका हिस्सा है। अरावली प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये देखो, उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही तो भाग है जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो। और जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी उत्तर भारत का विशाल मैदान का भाग है। और प्रायद्वीप जो ये अरावली है, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के हिस्से हैं। तो जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अवशेष हमें कैसे पता चलता है? हमें टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि भगवान राम के समय इसका जो है वो, जब भगवान राम लंका जा रहे थे ना, उस समय भगवान राम ने समुद्र देवता से कहा कि हे समुद्र देवता, आप मुझे मार्ग दो, मुझे लंका जाना है और अपनी सीता को बचा के लेके आना है। समुद्र भाई साहब ने कोई गौर नहीं की, बिल्कुल ही टेंशन नहीं कि तुमको राम जी बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना। भाई साहब राम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने चढ़ाया तीर पे बाण, सांध लिया। अब बात तुम्हारी, मैं बताता हूँ तुमको। तब समुद्र देवता ने प्रकट होके कहा, हे भगवान राम, मुझे माफ करो, मैं विवश हूँ। अगर मैं आपको रास्ता दूंगा तो पता नहीं कितने जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। इस सागर में कितने मगरमच्छ, कितने मछलियाँ, कितने जानवर रहते हैं, वो मरेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आपके साथ में जो हनुमान, सुग्रीव और जो बाकी सब सेना है, वो पत्थर पे राम लिख के इस समुद्र में तैराएंगे ना, तो वो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। उससे पुल का निर्माण हो जाएगा, आप उस पे से आराम से चल के चले जाना। भगवान राम ने कहा ठीक है, इस बाण का मैं क्या करूं, मैंने इसको अनुसंधान कर लिया है, अब मैं इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो इसको वापस मैं इसको कर नहीं सकता। तब इन्होंने कहा कि राजस्थान में एक समुद्र है, राजस्थान में क्या है, एक समुद्र है, और वहां के राक्षस जो है ना वो हमें बहुत परेशान करते हैं। आप एक काम करो, वहां इस बाण को छोड़ दो। भगवान राम ने यही किया, उस बाण का अनुसंधान राजस्थान में छोड़ दिया। ये लो, ये किया, समुद्र का सारा पानी सुखा दिया। बेचारे आज पानी पानी कर रहे हैं, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है पानी की। अगर उस समय ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे समुद्र होता, हम मछलियों की तरह इसमें तैर रहे होते। तो मरुस्थलीय प्रदेश के जो अवशेष है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? टेथिस सागर से। अरावली के अवशेष कैसे मिलते हैं? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अवशेष टेथिस सागर से।
और जो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है गोंडवाना लैंड, अरावली, ये देखो अरावली और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड से दोनों की उत्पत्ति हुई है। और जो मरुस्थल है और पूर्वी जो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका टेथिस सागर से अवशेष हैं टेथिस सागर के, और भारत उत्तर भारत के विशाल मैदान से इनका ये हिस्सा है उनका। देख लो, वर्षा पूछे तो मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 0 से 40 सेंटीमीटर। अरावली में पूछे तो 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूछे तो 60 से 80 सेंटीमीटर, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सर्वाधिक वर्षा होती है। पठारी प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे कम कहाँ पे होती है भैया? जहाँ पे समुद्र ही सुखा दिया भगवान राम ने, वहाँ पे वर्षा कैसे होगी? कम ही होगी ना। तो यहीं पे है कम, मरुस्थल में 0 से 40 सेंटीमीटर, अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो उसका भाई है तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इससे आगे 60 से 80 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी प्रदेश मैदान है, 60 से 80 सेंटीमीटर बहुत है। पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं इन सबको एक एक करके। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 7000 वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी। बहुत ज्यादा वन थे, समुद्र था, सब भगवान राम के एक बार ने खत्म कर दिया। अब थार का मरुस्थल है, रेत ही रेत उड़ रही है। तो 7000 वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन हिमयुग आया था। राजस्थान में वन, जल, सब कुछ था। अब रेत है, डालो। थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में है। भारत के कौन कौन से जिलों में है? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इन सब में फैला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इनमें फैला है राजस्थान थार का मरुस्थल सर्वाधिक। ठीक है। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% अकेले राजस्थान में है। इन सबसे ज्यादा राजस्थान में, ये देखो 62%। अब पूछे कि राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ये कोरी रेत उड़ती है, देखते हैं। मरुस्थल है, 16 जिले है भाई ऐसे जहाँ पे ये रेत है। मरुस्थल है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, धौलपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जालोर। ये सबको 16 जिले जहाँ पे राजस्थान के लोग है ना, थोड़ी थोड़ी रेत डेली खाते हैं। ये हमेशा धूल उड़ती है यहाँ पे। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, इन्हीं 16 जिलों में राजस्थान में फैला है मरुस्थल। ये खुश बहुत है, कोई शिकायत नहीं है मरुस्थल से, सब प्यार करते हैं अपने मरुस्थल से। उसके बाद में आता है
अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 17। अरावली के पश्चिम में कितने जिले स्थित हैं? 17। कौन कौन से? सिरोही अरावली के पश्चिम में है लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। ये है मरुस्थल, ये है रेत। सिरोही जो है वो अरावली के पश्चिम में है लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है मरुस्थल इधर की साइड में, इधर से ऐसे लगातार हो रहा है। अगर अरावली ना हो ना तब का तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है ये मरुस्थल। तो अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 17 हैं जिसमें से सिरोही जिला ऐसा है जो मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार हो रहा है। ठीक है। राजस्थान में 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। 2/3 बहुत होता है। राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये देख लो, प्रतिशत में पूछे तो 61.11, 2/3। ठीक है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। अगर पूछे कि पश्चिमी मरुस्थल का जो प्रदेश का जो सामान्य ढाल किधर है तो वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी। मतलब ये राजस्थान है, ये उत्तर पूर्व का भाग है, यहाँ से इधर की साइड में ऐसे चलता है, ढाल ऐसे है। ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे ना लगभग 300 मीटर है। दक्षिणी भाग की ऊंचाई पूछे तो 150 मीटर है। जो ये हमारा राजस्थान है ना, ऐसे। तो अगर पूछे ना कि उत्तर पूर्वी ये जो पार्ट है इसकी ऊंचाई पूछे तो लगभग 300 मीटर है। ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि समुद्र तल से दक्षिणी भाग की, राजस्थान के दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है तो वो लगभग 150 मीटर है। ठीक है। तो देखिए 150 मीटर है। अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। थार के मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है जो भी हमने देखा वो सबसे कम ऊंचाई पर है। ठीक है। तो पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। अगर पूछे कि पिछले वर्षों में उल्कापिंड सर्वाधिक कहाँ पर गिरे हैं तो वो है थार के मरुस्थल में। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है ना वो विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान मरुस्थल है राजस्थान का मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी है यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की प्रजाति जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, अनेक प्रकार की। इसीलिए राजस्थान के विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल राजस्थान में है। यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये क्या है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग। यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है। राजस्थान में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है।
यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, जो राजस्थान में थारका मरुस्थल है ना, वह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। और यहाँ इस मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कोयला व पेट्रोलियम मिला है हमें। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला प्रदेश है। मतलब सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का है। बहुत ज्यादा तापमान गर्मी है यहाँ पे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र, चीनी यात्री भेंग सांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा कहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस प्रदेश को मरुस्थली प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र और चीनी यात्री हेवेंग सांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा कहा है। ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र, चीनी यात्री हेवेंग सांग ने गुजरातरा। रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। जब रेत आगे बढ़ती है ना, जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे रेत भी आगे बढ़ती है, और जो आगे बढ़ती है ना उसे बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, विस्तार या मरुस्थलीकरण। और जो ये रेगिस्तान का मार्च है ना, मतलब रेगिस्तान जहाँ सर्वाधिक आगे कहाँ बढ़ रहा है? नाचना गांव जैसलमेर में। ठीक है, तो राजस्थान सर्वाधिक मार्च कहाँ हो रहा है रेगिस्तान का? नाचना गांव जैसलमेर में। नाच नाच के आगे बढ़ रहा है, नाच नाच के से झूम लेता है, नाच लेता है और आगे बढ़ जाता है, झूम लेता है, नाच लेता है और आगे बढ़ जाता है। बस बढ़िया है। ठीक है, 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा है ना, वो राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित तो करती ही है, लेकिन यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली की 50 सेंटीमीटर अरावली की पश्चिमी सीमा का भी निर्धारण करती है और मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं सारे टॉपिक जो है वो आपको ऐसे ही मौज मस्ती में कवर करवाने की कोशिश करूँगी। हम हंसते हंसते सारी सीढ़ियाँ पार कर जाएंगे और एक दिन अपने मुकाम पर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।